हेलो दोस्तों, जस्ट स्टडी विद मनोज सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस चैप्टर के अंदर हम जो बेसिक बातें पढ़ेंगे, जैसे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार, फिर उनके बेटे अशोक। और अशोक ने किस प्रकार से युद्ध का त्याग किया इसके बारे में पढ़ेंगे, और अशोक ने किस किस स्तंभ को कैसे कैसे कहाँ तक फैलाया, उस स्तंभ में क्या क्या बातें थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग देखो क्या आती है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की। मतलब कि अशोक का जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी। लगभग 2300 वर्ष पहले अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके दादा ने? अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, आगे देखते हैं। किस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और किसने इनकी सहायता की थी मौर्य वंश और चंद्रगुप्त मौर्य की? कौटिल्य या चाणक्य। ये व्यक्ति की आप जो फोटो देख रहे हो, ये इसका नाम कौटिल्य भी है और चाणक्य भी है। ठीक है, इनका नाम दोनों में से कोई भी है। कौटिल्य या चाणक्य के विचार हमें किस पुस्तक में मिलते हैं। ये कौटिल्य थे जो एक काफ़ी बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था क्या? अर्थशास्त्र किताब। इस किताब के अंदर आपको ना सारी मतलब कि इकोनॉमिक्स से लेके राजनीति तक की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी इस किताब के अंदर। इन्होंने ये किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। आगे देखते हैं। आपको 2 फोटो दिख रही होगी, जैसे कि एक फोटो है अशोक की, दूसरी फोटो की थी चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने ही अखंड भारत पे क्या था, अपना साम्राज्य बना के रखा था। फिर इनके पोते हैं मतलब अशोक, फिर इन्होंने भी इनसे भी आगे चल के कार्य किया था। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। आगे देखते हैं। वंश किसे कहते हैं? देखो, अब वंश क्या होता है। वंश का एक छोटा सा उदाहरण दे के बताऊँ, जैसे कि आपके दादा, फिर आपके दादा के बेटे, आपके पापा, आपके पापा के आप बेटे हो, मतलब आपके भी बेटे। तो ये क्या चलता आ रहा है? आपका एक वंश चलता आ रहा है। ऐसे ही देखो आगे इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। जैसे कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त के बेटे कौन? बिंदुसार के बेटे अशोक। ठीक है, ये क्या हुआ करते थे? ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी है, मतलब कि वो जो मैंने उदाहरण दे के आपको बताया था, आपके दादा के बेटे, आपके पापा के आप बेटे हो, तो और आपके बेटे, मतलब क्या चलता आ रहा है? एक वंश चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मतलब जिस पे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार शासन क्या करते थे, तो उसकी राजधानी क्या थी? देखिए, पाटलिपुत्र, जहाँ पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था। तक्षशिला और उज्जैन प्रांतीय राजधानी थी। यहाँ पर राजकुमार या राज्यपाल या गवर्नर कर भेजा जाता था। देखो इसका अर्थ क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। मतलब कि उस टाइम पर 3 राजधानी बना रखी थी, राजधानी 3 बना रखी थी। जैसे कि अखंड भारत पे इन्होंने अपना नियंत्रण कर रखा था, तो पूरे अखंड भारत को अकेले नहीं संभाल सकते थे। तो इनको अकेले ना संभाल पाए, इसलिए इन्होंने क्या कर रखा था? राज्यपाल घोषित कर रहे थे। जैसे कि राजा सीधे डायरेक्ट नियंत्रण करता था पाटलिपुत्र पर। किस पे करता था? पाटलिपुत्र, जो कि आज के टाइम पे पटना है, जो बिहार के अंदर जो पटना है, उस पर सीधा नियंत्रण करता था। और जो राजकुमार हुआ करते थे, तो राजकुमार क्या करते थे? उन्हें राज्यपाल बना के भेजा जाता था। तो जैसे कि उज्जैन हो गया और तक्षशिला हो गई, इन दोनों पर ये क्या करते थे? अपन नियंत्रण करते थे। जो इनके आसपास की जगह, यहाँ से कर लेना, कर इकट्ठा करना, लोगों पर अपना शासन बनाए रखना, राजा ने जो मतलब आदेश इनको दिया वो आदेश का पालन करना, इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको अभी इसके अंदर दिख रहा होगा एक मैप। ठीक है, इसके अंदर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, पाटलिपुत्र भी दिख रहा है, तक्षशिला दिख रहा है, उज्जैन दिख रहा है। उज्जैन कहाँ पर है? थोड़ा इस साइड देखो, गुजरात की तरफ आपको उज्जैन दिख रहा होगा। तक्षशिला आपको सबसे ऊपर पाकिस्तान की तरफ दिख रहा होगा, और पाटलिपुत्र आपको बिहार की तरफ दिख रहा होगा। ठीक है, आगे इसके अंदर देखते हैं क्या है। तक्षशिला कैसा मार्ग था? तक्षशिला है जो, वो कैसा मार्ग था? तक्षशिला था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला रास्ता था। ठीक है, जो मतलब कि ये मान लो आप पाकिस्तान से उस तरफ जाने वाला हो गया, या मतलब चीन
चीन से आगे जाने वाला हो गया, तो ये सबसे अच्छा रास्ता था। इससे मध्य एशिया में भी जा सकते थे और उत्तर पश्चिम की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब अफगानिस्तान की तरफ भी इस रास्ते से जाया करते थे। तो यहाँ से आने जाने जो लोग आए जाया करते थे, व्यापारी हो गए, कोई भी अन्य लोग हो गए, तो उनसे क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। उज्जैन किस मार्ग में पड़ता था? उज्जैन देखो, उत्तर भारत में दक्षिण भारत आने जाने मार्ग में पड़ता था, मतलब जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते थे उज्जैन उस रास्ते में पड़ता था। तो वहाँ से जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, या कोई व्यापारी जा रहा है या कोई सामान लेके जा रहा है व्यापारी, तो उनसे भी क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, प्रादेशिक केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक कैसे नियंत्रण करते थे? जैसे कि आपने देखा कि राजा डायरेक्ट शासन कहाँ पे करता था, पाटलिपुत्र पे, और उसके जो राज्यपाल हुआ करते थे, मतलब जो राजकुमार हुआ करते थे, वो शासन कहाँ पे क्या करते थे, उज्जैन और तक्षशिला। अब जो इसका जो बड़ा भाग है, जैसे कि मध्य भारत का जो बड़ा भाग बच गया बीच वाला, तो उस पर जो बीच वाला क्षेत्र बचा हुआ है, तो उस पर ये कैसे कर लिया करते थे, या मतलब कैसे अपने नियंत्रण बनाए रखते थे? इस पर देखो, ये सेब मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करते थे। सिर्फ किस पर करते थे? मार्ग हो गया, मतलब रास्ता हो गया, जो आने जाने वाले रास्ता हो गया, महत्वपूर्ण रास्ते हो गए, और कुछ नदियाँ हो गई, उन पे क्या करते थे, अपना नियंत्रण बनाए रखते थे। ठीक है, कि जैसे कि इधर उधर जाने में इनको कर मिलेगा, नदी में जो मतलब लोग नदी पार करके आ रहे हैं, नदी से कोई भी कार्य कर रहा था, उसको इसका क्या मिलता था, कर मिलता था। आगे देखते हैं। साम्राज्य में कर कैसे इकट्ठा किया जाता था? अब इनके साम्राज्य में कर को इकट्ठा करने की क्या विधि थी, मतलब कैसे कर को इकट्ठा किया जाता था? साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए कर इकट्ठा करने के लिए राज अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, जिसमें से कुछ अधिकारियों को नियमित वेतन भी दिया जाता था। इसमें क्या है कि मतलब कर इकट्ठा करने के लिए, अब कर काफ़ी ज़्यादा कर आया करता था, तो अब राजा क्या करता था, नियमित कुछ अधिकारियों को क्या कर रहा था, कर इकट्ठा करने, इन अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी, और इन अधिकारियों को ना वेतन भी दिया जाता था, मतलब कि जैसे कि जो सैलरी होती है वो महीने के महीने इनको भी दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, संदेश वाहक कौन हुआ करते थे? अब संदेश वाहक कौन होते हैं? संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ठीक है, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकल्प पर नजर रखते थे, मतलब ये संदेश वाहक कौन होते थे, जो एक संदेश को दूसरी जगह पे लेके जाए। और कुछ जो राजा के जासूस हुआ करते थे, उन पे भी नज़र रखा करते थे, मतलब कि अगर उन्होंने कोई संदेश दिया राजा को भेजने के, तो वो संदेश राजा तक पहुंचाएंगे, और राजा ने अगर उनके जो जासूस हुआ करते थे, तो उन जासूस को जो संदेश दिया, तो राजा के द्वारा वो संदेश भी जासूस तक कौन पहुंचाया करता था, संदेश वाहक पहुंचाया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? देखो, उत्तर और पश्चिम कंबल की खेती किया जाता है, मतलब कंबल के लिए प्रसिद्ध था सबसे ज़्यादा। यहाँ पर कंबल की जो कंबल है, जो सबसे ज़्यादा कंबल मिला करते थे इस भाग में। और दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या था, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, दक्षिण भारत। उत्तरी भारत और पश्चिम में क्या हुआ करते थे, जैसे कि रेशम की खेती की जाती थी, तो वहाँ पे गर्मी कपड़े, कंबल वम्बल ऐसी वस्तुएं ज़्यादा मिला करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता है, मतलब कि कर हर किसी व्यक्ति से इकट्ठा किया जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा, समाज में, गली मोहल्ले में हर व्यक्ति से लिया जाता था। पर जो नजरान है, वो कुछ अपना आप ही कुछ ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं जो अपना आप ही देते हैं, जैसे कि गिफ्ट हो गए, जो गिफ्ट के तौर पर हम देते हैं ना, दूसरों को अपना आप ही बिना बोले दे दिए, ऐसी नजराना हुआ करते हैं। नजराना किन लोगों से लिया जाता था? देखिए, नजराना अनियमित और ऐसे लोगों से लिया जाता था जो अपनी इच्छा से दिया, मतलब कि जो अपनी इच्छा से दिया करते थे। ठीक है, नजराना क्या होता है, जो अपनी इच्छा से कर दिया करते थे, उन लोगों से लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज एक विद्वान था। कौन था? एक विद्वान, काफ़ी लिखा, अच्छा लिखा, पढ़ा लिखा विद्वान था ये। ठीक है, ये किसका राजदूत था? पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। किसका राजदूत था? जिसकी आप इमेज देख रहे हो, ये कौन है? इसका नाम है क्या? मेगास्थनीज। ये एक विद्वान था। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस का ये राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? जब मेगास्थनीज भारत आया था, तो किसका दरबार में, मतलब किसका शासन चल रहा था, और किसके दरबार में आके रुका था? ये रुका था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर। ठीक है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा भी था इसने। ठीक है, आगे देखते हैं। उस पहले शासक का नाम बताएं
जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मतलब कि अभिलेखों के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख ऐसी वस्तुओं पर लिखे जाते थे जो कि कठोर प्रथा उन पे लिखे जाते थे अभिलेख। तो अभिलेख सबसे ज़्यादा अशोक के साम्राज्य में लिखे गए थे। अशोक ने काफ़ी ज़्यादा अभिलेख लिखवाए थे। ठीक है, तो किसके दरबार में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए गए थे? अशोक, जो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। धम्म के जो धर्म है उसका प्रकृति शब्द का रूप क्या है? देखो, धर्म का मतलब है धर्म शब्द, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के नियम। इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति के नियम। अशोक ने जो अपना धर्म बनवाए थे उस पर प्रकृति के नियम लिखवाए थे, मतलब कि अपनी बातें लिखवाई थी कि क्या गलत है क्या सही है, इसके ऊपर अशोक ने अपने विचार दिए थे। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के ऊपर लिखवाए गए थे। हमें अभिलेख देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अशोक ने अभिलेख देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कालिंग किसका प्राचीन नाम है? देखो, कालिंग का आपने युद्ध सुना होगा। कालिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था उड़ीसा के साथ। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम था क्या? कालिंग। तो उस युद्ध में अशोक जब लड़ाई कर रहा था तो अशोक ने देखा था कितनी ज़्यादा जनताओं की, मतलब जब लड़ाई युद्ध हो रही है तो जो दोनों पक्ष के लोग हैं कितने लोगों की उसमें मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी लोगों की मृत्यु देखकर तो उसने सोचा कि अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा। मतलब उड़ीसा में जब लड़ाई हो गई थी अशोक की, तो उसके बाद से ही युद्ध अशोक ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था युद्ध करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक ने धर्म की शिक्षा जगह जगह पर जाकर देने के लिए किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ठीक है, देखिए, धर्म की शिक्षा महामात्र नाम के अधिकारियों की क्या की थी? नियुक्ति की थी। मतलब कि धर्म की जो शिक्षा देगा वो कौन देगा? महामात्र नाम के अधिकारियों की क्या की थी? नियुक्ति की थी। आगे देखते हैं। स्टार्टिंग, अशोक ने धर्म के विचारों की प्रसारित करने के लिए कहाँ राजदूत भेजे? मतलब अशोक ने जो अपना धर्म था उसको फैलाने के लिए अपने राजदूत किन किन देशों में भेजे थे? पहला भेजा था सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में क्या भेजते? अपने राजदूत भेजते। इन जगहों पे राजदूत भेजे थे। आगे देखते हैं। चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कब शुरू किया था? चीन में एक दीवार है, सबसे लंबी दीवार उसे बोला जाता है, मतलब कि काफ़ी लंबे एरिया में फैली हुई दीवार है वो है। तो उसका निर्माण कब शुरू किया था? कब? लगभग 2400 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। चीन की दीवार बनने का उद्देश्य क्या था? जो कि मतलब चीन में आप इसी इमेज में देख रहे होंगे जो इतनी बड़ी दीवार इन्होंने बना रखी है। इस दीवार का बनाने का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? जो इन्होंने क्यों बनाई थी लंबी दीवार? इनका उद्देश्य एक ही था, जो उत्तरी सीमा के जो पशुपालन है उन लोगों से अपनी रक्षा करना। मतलब कि जो पशुपालन है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। ठीक है।